समझने की कोशिश करेंगे कि इस आने वाले वीक में मंडे टू फ्राइडे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में हमको कितना करेक्शन और मिल सकता है और कौन सी रेंज से सप्लाई आनी चाहिए। अच्छा, मैंने पहला पॉइंट बोला कि करेक्शन कितना मिल सकता है, इसका कंफर्मेशन हुआ कि हम लोग अभी रिसेंट जिस ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं वो डाउन ट्रेंड है। अब आप पूछेंगे ये डाउन ट्रेंड आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि डाउन ट्रेंड है, कि पहचान कैसे लिया सर? तो देखिए, अभी जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं ये निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है। बहुत ध्यान से अगर आप इस चार्ट को एनालाइज करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस टेरिटरी में हम ट्रेड कर रहे हैं और क्यों ये डाउन ट्रेंड है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम एंड प्राइस। टाइम एंड प्राइस के कॉन्सेप्ट में मैं आपको सिखाता हूं कैसे प्राइस और टाइम का कंपैरेटिवली एक कंपैरिजन करके आप एक डिसीजन मेकिंग करते हैं जो आपको बताता है कि आपको अगले सेशन को क्या ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अभी निफ्टी 50 का ये चार्ट हुआ और आवरली टाइम फ्रेम को हम एक बार लगाएंगे और टाइम एंड प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें किसी इंडिकेटर का आपको यूज नहीं करना होता और ये अलग अलग इंडिविजुअल चार्ट्स के लिए बिल्कुल अलग अलग बना होगा। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 में जो टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट है भाई आपके किसी और एचडीएफसी में काम आएगा, आईसीआईसीआई में काम आएगा, एसबीआई में, ऐसा नहीं। सारे टाइम एंड प्राइस के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर इस सेशन के बाद आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो इस पूरे हफ्ते मैं एक सीरीज आपके लिए लाऊंगा जहां पर अलग अलग चार्ट्स पर मैं आपको टाइम एंड प्राइस के कॉन्सेप्ट अलग अलग डिस्क्राइब करूंगा, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि कैसे चीजें काम कर रही हैं और कैसे उन पर आपको एग्जीक्यूशन करना है। सबसे पहले समझिए टाइम एंड प्राइस को कैसे रीड करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं चार्ट को। ये इतना चार्ट आपके सामने ओपन है और इस चार्ट में दो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर दिखती हैं। पहली चीज ये कि ये बॉटम था और ये टॉप था। अभी यही टॉप से हमने यहां से सप्लाई उठाई है इस रेंज से और ये बॉटम लगा दिया है इसी रेंज के आसपास। हमको क्या करना है, यहां से यहां तक जो जितना मोमेंटम है ये कितने समय में हुआ है। यहां से शुरुआत हुई, अभी हम यही लौट कर आ गए। तो इस रेंज में 23,400 से लेकर ये जो हाई लगे 24,800 के, ये मोमेंटम होने में कितना समय लगा, कितना प्राइस चल कर गया। तो देखिए प्राइस कितना चल के गया सर, 23,400 से और 24,800, राउंड फिगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 23,400 से 24,400 1000 पॉइंट हो गया और 24,400 से 24,800 400 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो ये आपके लिए टोटल 1400 पॉइंट का डायरेक्शनल वन डायरेक्शनल मोमेंटम हुआ। ये हुआ प्राइस। कितने समय में ये भाव चलकर गया, अब ये समझिए। यहां पर जब मैं कैंडल पे कर्सर लेकर जाता हूं तो वहां आपको दिखाई देता है क्या सर, यहां आपको दिखता है टाइम फ्राइडे 22 नवंबर 9:15 की कैंडल से इस मोमेंटम की शुरुआत होती है और ये टॉप लगता है कब, 5 दिसंबर 1:15 की कैंडल पे। तो यहां से यहां तक कितने घंटे का फॉर्मेशन, कितने घंटे का समय लिया, 22 दिसंबर 9:15 की 22 नवंबर 9:15 की कैंडल और ये 5 दिसंबर 2:30 बजे 2:15 का कैंडल है। ठीक है, 14:15 लिखा है नीचे, देखिए आप। तो टोटल इसको कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करें, यहां से मेजरमेंट स्केल को उठाइए और यहां से लेकर यहां तक टोटल कैंडल्स को गिन लीजिए। तो 68 घंटे का समय लेगा, 13 दिन 5 घंटे। अब क्या यहां से समझ आया, इस चीज को समझिए। हमको समझ आया कि बैंक निफ्टी 50 ने 1400 पॉइंट का डायरेक्शनल मूव करने के लिए कितना समय लिया, 68 घंटे का समय लिया, 13 दिन और 5 घंटे। ये दिन और घंटे में ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स। 68 घंटे में निफ्टी 50 ने 1400 पॉइंट का डायरेक्शनल मोमेंटम दिया था वन साइड। अब प्राइस ने दोबारा क्या किया, जरा गौर कीजिए। अभी रिसेंटली हम लोगों ने यहां पर ये एक सप्लाई एरिया था, रिट्रेसमेंट चल रहा था, यहां से एक एग्रेसिव सप्लाई है, ये इनका एक डिमांड जोन था जो कि अनटचड था, उसको टच किया, टच करने के बाद रिवर्स किया और इसी रेंज से दोबारा सप्लाई उठाई। ये देखिए 24,793 24,800 का ये रेंज है लगभग लगभग। और जो हम लोगों ने लो लगा दिए वो क्या लगा दिए, 23,500 के लगा दिए। तो ये कितना मोमेंटम हुआ, ये लगभग लगभग 1300 पॉइंट का डायरेक्शनल मोमेंटम हुआ। और इस 1300 पॉइंट के इंपैक्ट में कितना समय लगा, बहुत ध्यान से देखिए। ये पहला कैंडल हुआ और अभी हम ट्रेड कहां कर रहे हैं, यहां पर 34 घंटे लगे। अब देखिए 1400 पॉइंट के अप ट्रेंड में बायर्स ने कितना समय लिया, 68 घंटे का समय लिया। वहीं 1300 पॉइंट के उसी फॉर्मेशन के डाउन ट्रेंड में सेलर्स ने कितना समय लिया, 34। पूरा
डबल समय, 2 गुने समय में जो खरीदारी की गई उसके आधे समय में उतनी सप्लाई लगभग लाई गई है, सिर्फ 100 पॉइंट का डिफरेंस। तो आपको कंपैरेटिवली बायर्स एग्रेसिव दिखते हैं या सेलर्स एग्रेसिव दिखते हैं? आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि यहां पर सेलर्स जो है वो डोमिनेटिंग पावर में है, वो बहुत एग्रेसिव शॉर्टफॉल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पहली लाइन आपको क्या कोट की कि जो हम डाउन ट्रेंड को अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन डाउन ट्रेंड का पहला एक मल्टीपल कंफर्मेशन क्या है? पहला मल्टीपल कंफर्मेशन है कि आप डाउन ट्रेंड में है टाइम एंड प्राइस के कंपैरिजन से, ठीक है। और ये बहुत अलग अलग तरीके से भी होता है। ये तो मैंने आवरली टाइम फ्रेम पर एक बेसिक आपको दे दिया कि जिससे आपको स्ट्रक्चर मैप करना आ जाए कि कैसे चीजों को एनालाइज करते हैं। बात क्लियर हुआ? अच्छा, अब ध्यान से सुनिए। इस रेंज में आप कई लोग गौर नहीं कर इस रेंज को हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया। ये एक कंसोलिडेशन रेंज था, इंपैक्ट की शुरुआत यहां से होती है और यहां से मोमेंटम चल, इस रेंज को क्यों नहीं कैलकुलेट किया? ये सारी चीजें आगे के सेशंस में हम समझेंगे कि कैसे चीजों को कंपैरिजन के लिए हम लोग आगे तक ले जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अभी रिसेंटली हम ट्रेड कर रहे हैं 23,600 के पास, और इस वीक में क्या क्या हमारे ट्रेड प्लान होने चाहिए? पहला ट्रेड प्लान जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये कि जब तक ये प्राइस, देखिए ये एक डिमांड एरिया था, एक बड़ा डिमांड एरिया था, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इस हैमर के से ये डिमांड उठाई, इस इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक किए थे, और ये 6-7 घंटे का कंसोलिडेशन, फिर हाई ब्रेक करने के बाद मोमेंटम। इसी रेंज के रिटेस्ट के बाद ये एग्रेसिव डाउन हायर साइड था, इसी रेंज के टेस्ट के बाद ये एग्रेसिव हायर साइड था। तो ये जो डिमांड एरिया था ना, ये बहुत एग्रेसिव डिमांड एरिया था। बायर्स नहीं चाहते थे कि इस रेंज को ब्रीच कर पाए सेलर। सेलर ने इस रेंज का ब्रेकडाउन कैसे किया है? एक डिस्टेंस बनाकर किया है, गैप डाउन करके किया है और उसको सस्टेन कराया है। फिर नेक्स्ट सेशन में डीआई से सप्लाई उठाकर फिर डाउनसाइड मोमेंटम किया। ये 20 तारीख का प्राइस, ठीक है। तो एक बात समझिए, जब तक अब निफ्टी 50 24,160 के अबव की आवरली और 2 आवरली क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक आप सिर्फ सेल ऑन राइज पे रहेंगे। सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज का मतलब समझते हैं ना, कि सस्ता भाव है, गिरावट चल रही है, 90 रुपए से प्राइस आया 85, 80, तो गिरावट चल रही है, तो हम सस्ता नहीं बेचेंगे। राइज, अब 80 का भाव 82, 83 बेचने का मौका मिले, 85, 86 बेचने का मौका मिले, है ना, तो राइज करने पे डिस्काउंटेड प्राइस को नहीं बेचना है। ये पता है कि अब भाव और सस्ते होंगे, इंडेक्स में और डिस्काउंट आएगा, तो उस डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए जब जब प्राइस राइज करे, महंगा दिखे वहीं पर बेचिए, पिछले भाव से महंगा दिखे वहीं पर बेचिए। इसके टेक्निक को हम बोलते हैं नियर बाई स्विंग हाई से, कि स्विंग हाई के पास जब जब आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे तो वहां पर आपको बेनिफिट होगा। इसके लिए 2 चीजें और ध्यान रखिएगा। जो भी कैंडल का अपर विक का फॉर्मेशन है वो रिजेक्शन रेंज होगा। जैसे यहां पर अपर विक का फॉर्मेशन क्या ये है, तो मंडे और इस वीक के लिए ये जो रेंज है क्या है, 24,070 से लेकर ये 24,360, 960 सॉरी 950 से 24,100 मान लीजिए। तो ये 150 पॉइंट का सप्लाई एरिया सबसे एग्रेसिव है। इसको निकला तो ये सप्लाई एरिया 24,200 से सबसे एग्रेसिव है। इसके ऊपर की क्लोजिंग फिर हम समझेंगे, दोबारा प्राइस को रीड करेंगे। इस रेंज तक सिर्फ सप्लाई ढूंढनी है, सिर्फ डाउन साइड मोमेंटम के लिए देखना है, हायर डायरेक्शन मोमेंटम के लिए हमको कुछ नहीं देखना। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि ये जो हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे, तो राइज करने के बाद सेल होगा, राइज करने के बाद सेल होगा, राइज करने के बाद सेल होगा, तो हर बार लोअर हाइज लगेंगे। लोअर हाइज का मतलब पिछले हाई से एक निचला हाई, पिछले हाई से एक निचला हाई, पिछले हाई से एक निचला हाई। तो ऐसे ट्रेंड चलता है, इसको हम बोलते हैं लोअर लोस का ट्रेंड। एक लो से नया लो, दूसरे लो से एक और नया लो, तीसरे लो से एक और नया लो, ठीक है। अब ये लोअर लोस का ट्रेंड अगर चलेगा और हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे, तो हमारे टारगेटेड प्राइस क्या होंगे इस वीक के, कहां तक हम जा सकते हैं? तो मैं आपको ओवरव्यू देता हूं, वो सिर्फ इस वीक का नहीं होगा। हमारा टारगेट क्या होगा, वो चाहे 1 हफ्ते में आ जाए, चाहे 2 हफ्ते का टाइम ले, ठीक है। क्या हमारा टारगेट होगा सर, वो समझिए। फेड इवेंट भी है 25 बीपीएस से साइड घटाने के लिए बोल रहे हैं, और ये ट्यूसडे या वेंसडे को पड़ेगा। उसका इंपैक्ट हम लोगों ने पहले से जो अनुमानित है 25 बीपीएस का डिस्काउंट, उसका हम लोग पहले से इंपैक्ट देख रहे हैं। अगर वो हो गया तो और गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो बहुत कॉशियस होकर ट्रेड कीजिएगा, इवेंट्स को ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। वही इवेंट पर ही अगर ये हाई ब्रेक होंगे तो होंगे, अगर इवेंट पे नहीं हुए तो फिर सेल ऑन राइज पे पूरा कंटिन्यू कीजिएगा 3 सेशन के बाद भी, समझिए। अब ये समझने के लिए हमारे टारगेटेड प्राइस क्या होंगे, इसके लिए हमको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा सर। लिक्विडिटी को जरा एक बार एग्जांपल के थ्रू पहले क्लियर कर ले। देखिए, जब कोई बॉडी पार्ट कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, बॉडी पार्ट कैंडल इस तरीके से बना, ये बॉडी पार्ट कैंडल हुआ। अब अगला कैंडल फिर गया और इस तरीके से बना, ठीक है।
और ये कैंडल यहां पर इस तरीके से बन गया। फिर इस तरीके से एक कैंडल का फॉर्मेशन और हुआ सर, ये हुआ है ना, ये हुआ। तो अब ये जितनी कैंडल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, इसमें ये जो बॉडी पार्ट के नीचे का लोअर विक पार्ट है, ये होता है इसका इंपैक्ट प्राइस। यहां डिमांड पड़ी होती है सर, यहां खरीदार रखते हैं अपनी खरीदारी, ब्लॉक ऑर्डर चेंज जिसको आप बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक का रेंज है ये पूरा, हर कैंडल में बना हुआ है। इसका मतलब हुआ अगर यहां से कोई सप्लाई आई तो प्राइस को यहां रोकने की क्षमता है, अगर यहां नहीं रुका तो यहां रोकने की एबिलिटी है बायर्स की, अगर यहां भी नहीं रोक पाए तो यहां रोकने की एबिलिटी है। लेकिन अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर लिया जाए कि एक बार इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर दिया गया कि प्राइस आया, इसको टच करके चला गया, अब जो दोबारा आएगा तो पहले ही आपने जो क्वांटिटी यहां पर पेंडिंग क्वांटिटी डिमांड की पड़ी है खरीदारी की, उसको आपने पहले ट्रिगर कर दिया, तो दोबारा में ये वीकनेस होती है, कमजोर भाव दिखता है। ठीक है, ऐसे में अगर आप यहां पर ट्रिगर करके गए और दोबारा आकर अब इसको ब्रेक करने के बाद इसको भी ट्रिगर कर दिया, तो ये भी एक वीक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इसके भी अब अगली बार अगर प्राइस आएगा तो इसके भी ब्रेक होने की संभावना है। इसकी बार तीसरी बार आप आए तो इस ऑर्डर ब्लॉक को भी आपने टेस्ट कर लिया। तो ऐसे ऐसे करके रिटेस्टिंग से जितना लोअर विक का ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो जो होता है वो वीक होता जाता है सर। ठीक है, बहुत सिंपल साइकोलॉजी को समझिए जो मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं। अभी अगर आप जब स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, उस टाइम के अगर प्राइस को आप बेहतर तरीके से रीड करें और उसके पहले जब सेंट्रल इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उस टाइम के प्राइस को जब आप समझेंगे तो एक कैंडल का आपको फॉर्मेशन दिखेगा। देखिए यहां पर बस आप इस कैंडल पे नजर रखिएगा, इस कैंडल पे, इस कैंडल ने किया क्या है। यहां पर हम लोग पिछले कब से फाइट कर रहे हैं सर, जून सीरीज से फाइट कर रहे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये सारा हम लोग जून से लगातार सेंट्रल इलेक्शंस के बाद से लगातार फाइट चल रही है कि किसी तरीके से प्राइस को इस रेंज के ऊपर सस्टेन कराया जाए। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, पिछले 4 हफ्ते की खरीदारी, अभी मैंने बताया ना 68 कैंडल के बराबर 34 कैंडल में बिकवाली, 68 घंटे की खरीदारी को 34 कैंडल में काटा गया। तो 4 हफ्ते की खरीदारी को 1 हफ्ते की कैंडल ने काट दिया। जैसे यहां पर देखिए, ये 3 हफ्ते की बाइंग को 1 कैंडल की सेलिंग ने काट दिया, इसके बाद प्राइस में सिर्फ सप्लाई देखने को मिली। ठीक है, वही रिपीटेशन है सर, उसी तरीके का, इस तरीके की डिमांड का ये रिपीटेशन है सप्लाई देने का। तो प्राइस में एक बड़ा डाउनफॉल तो तय कैसे आएगा वो समझिए, बस 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग से पहले पहले आना चाहिए। अगर 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने लगी ना, तो फिर प्राइस दोबारा से कन्वर्ट होगा हायर साइड के लिए, 24,200 से पहले ब्रेकडाउन। अब हमारे टारगेट क्यों बड़े आ रहे हैं वो समझिए। जब प्राइस ये हायर हाइस के फॉर्मेशन में था, ये लोअर विक एक ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस ने हाई लगाया, अब ये लोअर विक, अब देखिए ये खरीदारी की पूरी एक रेंज हो गई। अब इसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक हाई लगाया, सप्लाई दिया, अब ये लोअर विक एक ऑर्डर ब्लॉक बना, यहां पे आया, ये लोअर विक एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, अब प्राइस चल के गया, ये लोअर विक एक ऑर्डर ब्लॉक बना। तो इस रेंज में अगर आप गौर करें, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा रेंज आपका एक ऑर्डर ब्लॉक का रेंज था। ठीक है, लेकिन इस वीक में जो ये करेक्शन आया 23,500, ये सेंट्रल इलेक्शंस के टाइम का है, जब रिजल्ट का टाइम था, 5 तारीख के आसपास की डेट रही होगी जहां तक मुझे याद है। 3, 4, 5 और 6 तारीख को, एक 5 तारीख को मूव आया था, 6 तारीख को। देखिए जब आप चार्ट को रीड करेंगे ना, तो आपको चीजें ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, या फिर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए। यहां से ये शुरुआत हुआ मूव का और लो लगाकर गया 21,300 के। इसमें क्या किया गया, ये जितने ऑर्डर ब्लॉक देखिए, जब प्राइस यहां आया ना तो इस रेंज को टेस्ट नहीं किया, जब प्राइस यहां तक आया तो इस रेंज को टेस्ट नहीं किया, जब प्राइस यहां तक आया तो इस रेंज को टेस्ट नहीं किया, जब प्राइस यहां तक आया तो इस रेंज को टेस्ट नहीं किया। अब हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक बचा रह गया, वो कौन सा रह गया सर, ये गैप रह गया, ये गैप। बात क्लियर हो रही। इस रेंज में जो भी हायर हाइज है, एक तो ये हायर हाइज छोटे थे, सप्लाई तो यही आनी चाहिए थी, तो इतनी बड़ी लिक्विडिटी, ये मोमेंटम करने के लिए, इतना प्राइस को पीक पॉइंट दिखाने के लिए, ये ओवरबॉट जोन का मोमेंटम था बेसिकली। हम लोग पहले इसको समझ जाते। देखिए जब आप लॉन्ग टर्म में बाजार में रहेंगे ना, तो ऐसे समझ लेंगे कि कब प्रॉफिट बुकिंग आने को है, तब कब आपको अपने पोर्टफोलियो को बेचना चाहिए, कब लार्ज कैप इक्विटी खरीदना चाहिए। ये टाइम टू बाई सिर्फ लार्ज कैप और ईटीएफ, ब्लू चिप शेयर्स खरीदिए या ईटीएफ खरीदिए। मिड कैप स्मॉल कैप में जिन ट्रेडर्स का पैसा है, फंस जाइएगा सर, 3 से 4 साल एग्जिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत है। लार्ज कैप देखिए, मैं आपको पिछले 2-3 हफ्तों से एक ही बात बोल रहा हूं, ऐसी जगह पैसा डालिए कि 10-15% के डिस्काउंट के बाद उसको आप एवरेज कर पाए। जो कौन है लार्ज कैप, अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी करेक्ट करेंगे ना, तो जो सबसे कम गिरावट देखने को मिलेगी वो आपको रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक और हीरो मोटो, यही शेयर्स है सर। और अगर उसमें आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी वैल्यूएशन को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, और मार्जिन्स को अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आप हायर वैल्यू नहीं बाई कर रहे हैं, एक बड़ी वैल्यूएशन को बाई नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट
होगा। 10-12% के पोर्टफोलियो के जब करेक्शन होंगे तो उसको आप एवरेज कर पाइएगा और लार्ज कैप इक्विटी है, कोई रिस्क नहीं। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप जब इंडेक्स 20% गिरता है तो स्मॉल कैप 60% करेक्ट होता है सर, ठीक है। अगर निफ्टी 50 15 से 18% का करेक्शन दिया ना तो स्मॉल कैप के आपके जो पोर्टफोलियो के शेयर होंगे 60% 70% गिरेंगे और 4 5 5 6 साल कोई रिकवरी नहीं आने वाली। तो ऐसा पैसा फंसेगा कि भूल जाइएगा बाजार में पोर्टफोलियो बनाना। इसीलिए मैं पिछले 2-3 हफ्ते से आपको सजेस्ट कर रहा हूं, लोगों को समझ नहीं आता ये बात, ठीक है, क्योंकि आप मैक्सिमम ट्रेडर ऐसे टाइम पर आए थे जब से लगातार बुल रन आप देख रहे हैं, कोविड के टाइम पर आप लोग आए हैं बाजार में, समझिए इस चीज को। अब यहां पर जो ये डाउनफॉल, ये जो कैंडल बनता है, ये कैंडल क्या करता है, इस लिक्विडिटी को स्वीप करता है, इस लिक्विडिटी को स्वीप करता है, इस लिक्विडिटी को, ये जितने ऑर्डर ब्लॉक थे ये सारे ऑर्डर ब्लॉक वीक कर देता है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के वीक होने के बाद प्राइस को सिर्फ ये बायर रोक कर बैठे हैं सर, तो वही मार्क कर लीजिए। अगर ये रेंज ब्रेक हुआ तो यहां से यहां तक सिर्फ एक मोमेंटम की गुंजाइश है, इसके अलावा कुछ नहीं, और रोकने वाले बायर्स सिर्फ एक ही जगह पर दिखते हैं, वो है इस रेंज में। ये डायरेक्टली यहां प्राइस नहीं पहुंचेगा, इसमें समय लगेगा, क्योंकि इसके पहले ये भी रेंज काम करेगी 21,000 से लेकर 21,200-300 तक की। तो एक टारगेट जो हमको नजर आता है वो है 21,500 राउंड फिगर। अगर ये ब्रेकडाउन यहां पर होने लगे, और ये सिर्फ इतना ही रेंज बचाने के लिए बचा है, अभी 21,587 ट्रेड कर रहे हैं, 21,250, ये 300 पॉइंट का रेंज है। अगर यहां पर प्राइस नहीं रुक पाया तो इसके बाद सीधा टारगेट आपका क्या है, 21,300 है। और इसको समझिए, मैंने आपको पहले एक सेशन करके बताया कि दिसंबर टू मार्च डिस्काउंट सेशन, मार्च से दोबारा अप ट्रेंड की शुरुआत होगी और दोबारा हम लोग कुछ नए हाई लगाएंगे। तो मार्च तक ये डिस्काउंट सेशन आ सकता है, फरवरी तक आ जाए, बजट सेशन तक आ जाए, जो भी हो, ठीक है। तो इस टारगेट के लिए काम करना है जब तक आपको 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग ना मिले तब तक। और ये जो ट्रेंड होगा वो बड़ा स्मूथ होगा। क्यों? डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप कैंडल्स को देखेंगे, क्लास के ट्रेडर्स तो बड़े अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ ही जाएंगे, क्योंकि इस समय हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक ये डिमांड एरिया है, बॉडी डोजी बॉडी, तो ये बॉडी एक डिमांड एरिया होता है। जब प्राइस यहाँ आएगा ना तो थोड़ा सा परेशान करेगा, धैर्य के साथ ट्रेड कीजिएगा। 23,000 का भी रेंज है तो पुल बैक कर सकता है, एग्रेसिव पुल बैक कर सकता है। दोबारा डाउन साइड आए तो ब्रेक डाउन के बाद फिर यहां तक प्राइस का कोई मोमेंटम रोकने वाला नहीं है, ठीक है। 22,000 के टारगेट बहुत जल्दी आ जाएंगे अगर 24,200 ब्रेक नहीं होता है। तो ये इस टारगेट के लिए ही आपको काम करना है, ठीक है। अब इसको कई लोग सर अलग अलग कॉन्सेप्ट में बताएंगे। कोई बोलेगा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, आप पूछेंगे हेड एंड शोल्डर क्या है, तो बोलेंगे देखिए ये शोल्डर, ये हेड। अरे सर, लॉजिकल चीजों पे नहीं, टेक्निकल्स पे काम करना चाह रहे हैं। ये आपको शोल्डर बता देंगे, फिर बोलेंगे ये हेड हो गया, अब ये दूसरा शोल्डर है, ये ब्रेक डाउन होगा। अरे सर, टेक्निकल्स पे क्यों? जब लॉजिक्स, आप इतने प्राइस को एनालाइज कीजिए, फिर प्रीवियस पिक्चर को देखिए अच्छे से, अब आपके टारगेट जो होंगे वो अच्छे से निकल कर आएंगे। ये टेक्निकल्स पे आपके कब तक निर्भरता रख पाइएगा? चीजों को लॉजिकली ट्रैक कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए सर, ठीक है। अगर कोई डाउट रह गया हो सेशन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है और उसके साथ कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। धन्यवाद।